नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात एनडीए में मचे घमासान की। यूं तो बीजेपी और जेडीयू एनडीए के घटक दल हैं और गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, लेकिन आए दिन दोनों ही दल एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं। कभी हिंदुत्व पर तो कभी लव जिहाद पर, कभी अग्निपथ पर तो कभी लाउड स्पीकर पर। दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते नजर आ जाते हैं, लेकिन इस बार जो घमासान छिड़ा है वो है अधिकारियों के तबादले पर। तो बिहार में अब तबादले पर सियासी तकरार शुरू हो गई है। बीजेपी कोटे के मंत्री रामसूरत राय ने कई विभागीय पदाधिकारियों का तबादला किया, जिसे सीएम नीतीश कुमार ने पलट दिया है, जिसके बाद तकरार बढ़ गई है। बिहार में तबादले पर तकरार। भू राजस्व मंत्री ने किया तबादला। सीएम नीतीश कुमार ने लगाई रोक। बिहार में अब तबादले को लेकर तकरार है। तकरार यहां तक पहुंच चुकी है कि भू राजस्व मंत्री ने विभाग छोड़ने तक का इशारा दे दिया। सुनिए रामसूरत राय ने क्या कुछ कहा है। राजनीति किसी का पर्सनल कुर्सी नहीं है। राजनीति किसी के बाप दादाओं का अर्जा प्रॉपर्टी नहीं है। लोकतंत्र का सरकार है। इस सरकार में किसी को भी जाने का अधिकार है, किसी को भी आने का अधिकार है। मेरी शुभकामना है कि कोई लोग भी आवे, इस विभाग को अच्छे से चलाने। अब आप समझिए कि पूरा मामला क्या है। दरअसल मंत्री रामसूरत राय ने पदाधिकारियों का तबादला किया था। सीएम नीतीश कुमार ने तबादले पर रोक लगा दिया। 30 जून को विभाग ने ट्रांसफर का आदेश भी जारी किया था। सीओ, बंदोबस्त, चकबंदी अधिकारी का ट्रांसफर किया गया था। 110 से ज्यादा अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया था। गड़बड़ी की शिकायत पर आदेश को निरस्त कर दिया गया था। हालांकि मामले ने तूल पकड़ा तो रामसूरत राय ने सीएम नीतीश के निर्देश के बाद फिर से समीक्षा की बात कही है। हम लोगों को अधिकार दिया गया, माननीय सभी मंत्रियों को, कि जून के महीने में वे अपने विवेक से लोगों का ट्रांसफर करेंगे और जून के बाद जब भी ट्रांसफर होता है माननीय मुख्यमंत्री जी का होता है। किसी लोगों ने शिकायत किया होगा, कोई समस्या सामने आया होगा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी चीफ सेक्रेटरी के द्वारा मेरे विभाग के एसएस को कहा गया। एसएस ने मुझसे कहा कि आदेश माननीय का आया है। मैंने कहा बिल्कुल इसको आप कैंसिल करें, रोके और फिर समीक्षा होकर फिर पुनः 10 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर फिर बहाल कर दी जाए। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 3 साल के अंदर ये दूसरा मौका है जब भूमि एवं राजस्व विभाग के तबादले को रद्द कर दिया गया है। इसके पहले राम नारायण मंडल के समय भी तबादले को रद्द कर दिया गया था। मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरव के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो बीजेपी और जेडीयू के घमासान पर क्या कुछ कहना है सियासी पार्टियों का? प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं, जरा वो भी सुनते चलिए। माननीय मंत्री रामसूरत राय जी, कोई नाराजगी नहीं है। बहुत जल्द इस विषय को सुलझा लिया जाएगा और ये तकनीकी कारणों के चलते कुछ दिक्कतें आई हैं। बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय को निपटा लेंगे और आपसी सौहार्द के बीच ये सारे काम निपट जाएंगे। जो नियुक्त करता है वो समीक्षा का भी अधिकार रखता है। और ये कौन माफिया? पिछले 16-17 सालों में तो सभी माफिया सलाखों के पीछे सर रहे हैं। बड़े बड़े माफिया सलाखों के अंदर हैं। अब ये कौन माफिया? ठीक है, जनप्रतिनिधि की सेवा कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता की सेवा का क्या, जिसके लिए हमें ये मैंडेट मिला है। कांग्रेस जानना चाहती है मुख्यमंत्री जी और वो राजस्व मंत्री दोनों बताएं कि इसमें क्या गड़बड़ी हुई थी, क्या वजह है कि उनको रोकवाना पड़ा। यह अपने आप में स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश सरकार के मंत्री ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करते हैं या गड़बड़ी होती है, नियमों की अवहेलना की जाती है। तभी तो मुख्यमंत्री ने रुकवा दिया। लेकिन यह सरकार के अस्थायित्व पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ऐसे मंत्री के विभाग में रहना नहीं रहना कोई मतलब है नहीं। या तो राजस्व मंत्री इस्तीफा देके बाहर आ जाए या मुख्यमंत्री जी पूरे मामले में स्थिति को स्पष्ट करें। और हमारे साथ सीधे इस वक्त आनंद अमृतराज हमारे सहयोगी इस पटना से इस वक्त लाइव जुड़ के। आनंद,
ये पहला ऐसा मौका है जब किसी मंत्री की तरफ से कोई फैसला लिया जाता है जो उस विभाग के मद्देनजर फैसला था, और उस फैसले को खुद मुख्यमंत्री की तरफ से बदल दिया जाता है, पलट दिया जाता है। क्या अब ये मानकर चलें कि अंदर की जिद या फैसले पर नाखुशी, नाराजगी या उसका विरोध अब बड़े स्तर पर, खुद मुख्यमंत्री के स्तर पर भी शुरू हो चुका है? देखिए विभा, निश्चित तौर पे और बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच फिर एक बड़ा मामला सामने आ गया है, जिसके बहाने आने वाले समय में आपको अगर बयानों के तीर चलते दिखे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। शुरुआत तो राम सूरत राय ने कर दी जब उनके विभाग के कई अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया और वहाँ पे मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा कि उसे कैंसिल कर दिया गया कि भाई इसमें कई सारे नियमों का पालन नहीं किया गया है। कुछ देर पहले हमारी बातचीत हो रही थी राम सूरत राय से, तो उन्होंने जो अपना तर्क दिया वह बहुत बेहद मजेदार है। उन्होंने कहा कि पिछले बार मानसून सत्र जुलाई में जब एनडीए विधायक दल की बैठक हो रही थी, उसमें कई विधायकों ने उन्हें और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को टारगेट करके कहा कि विधायकों की बात मंत्री नहीं सुनते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग में। इस बात को लेकर तब मुख्यमंत्री ने कहा था कि भाई इन विधायकों की बात आप लोग सुनिए, जब भी कोई ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हो तो विधायकों की राय भी लीजिए और उनका राय का सम्मान कीजिए, और कई बार ट्रांसफर की बात होती है तो उनकी बात को भी ध्यान में रखा जाए। इस बार जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग है कि राम सूरत राय ने कहा कि राजस्व विभाग में मात्र 43 ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने 3 साल का टर्म पूरा किया था, और उसके बाद कई सारे ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने अपने 3 साल का टर्म पूरा नहीं किया था, और उनकी संख्या मात्र 43 थी। अब विधायकों ने 80 विधायक से ज्यादा उनके पास अनुशंसा लेटर है जिनके बारे में वो कहते हैं कि मैं समय आने पर उससे सार्वजनिक करूंगा, और उनसे उन्होंने बजाबते पूरा संख्या बताया कि 33 जेडीयू के विधायक, 40 बीजेपी के विधायक, कई सारे हम पार्टी के विधायक हैं उनका पैरवी, और कई सारे दूसरे पार्टी के विधायकों का भी पैरवी आया है। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा कि जिन लोगों का पैरवी आया उसमें से कई सारे ऐसे सीईओ और अंचलाधिकारी हैं जिनका टर्म 2 साल पूरा नहीं हो रहा था, 2 साल से ज्यादा नहीं हो रहा था, लेकिन चूंकि दबाव इस बार ज्यादा था और पिछले बार मुख्यमंत्री का निर्देश तो ये मानकर चलें कि एक तरफ नियम का हवाला दिया जाता है, उस नियम में विधायकों की सहमति या विधायकों की तरफ से अगर कोई सुझाव रखे जाते हैं तो उनको भी मद्देनजर रखने की बात कही जाती है। दूसरी तरफ वही तमाम चीजें नियम कानूनों को ताक पे भी रख देती हैं। 3 साल का टर्म पूरा नहीं हुआ, इसके बावजूद तबादला हो सकता है, अगर विधायक कह दें तो ये जायज हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए राम सूरत राय से मैंने यही कहा कि मान लीजिए आपके पास कोई पैरवी आता है तो इसका मतलब कि कल के तारीख में कोई गलत पैरवी आएगा तो भी आप कर देंगे। तो बोले कि देखिए कई बार हम लोग को निर्देश मिलता है, और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि भाई अब जब मुख्यमंत्री की तरफ से चला गया और मुख्यमंत्री की तरफ से फिर से उनके पास से जब लिस्ट आएगा तो इस बार वो किसी के नहीं सुनेंगे। जब तक किसी ने 3 साल का टर्म पूरा नहीं किया है मैं किसी के नहीं सुनूंगा और मैं अपने मर्जी से करूंगा। बात साफ है विभा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर पिछले बार इस बार जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ यानी कि नियमों के हवाले देकर सही तरीके से ट्रांसफर नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो ये भी गलत है, और अब जब आप अपने मर्जी से करेंगे तो वो आप उस पर क्या तर्क देंगे ये भी बेहद चौंकाने वाला बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका मतलब कई विभाग ऐसे हैं जो नियमों को ताक पर रख के ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं। इस पूरे एपिसोड में ये बात खुलकर सामने आई है। जानना चाहूंगी कि क्या ये पहला मौका है जब किसी मंत्री की तरफ से किसी विभाग में जब तबादले किए गए तो मुख्यमंत्री सीधे तौर पर हस्तक्षेप कर रहे हो, मुख्यमंत्री ने उस तबादले को रोक दिया हो, उस पर रोक लगा दी हो, ये कहते हुए कि कई नियमों का पालन नहीं किया गया। तो क्या इससे पहले कभी मुख्यमंत्री के स्तर पर या फिर विभाग के अलावा दूसरे स्तरों पर इन सारी चीजों की मॉनिटरिंग होती रही है? देखा गया है कि यहाँ पर नॉर्म्स का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहाँ कितना गलत और कितना सही हुआ है, या ये पहला ही मौका है? नहीं, इसके पहले भी विभाग आपको मैं बता दूं कि राजस्व विभाग में ही ऐसी घटना घटी थी। जब ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ तो मुख्यमंत्री के स्तर पे उसे रोका गया था और कई सारे उसमें बाद में चेंज उसमें परिवर्तन भी हुए थे। तो ये पहला मौका नहीं है, इसके पहले राजस्व विभाग में हुआ। इसके पहले भी कई बार ऐसे मौके आए हैं जब ट्रांसफर पोस्टिंग में कुछ अनियमितता की खबर आती है तो मुख्यमंत्री के स्तर से उस पर ध्यान दिया जाता है और कई बार उसमें बदलाव भी हुए हैं। लेकिन दूसरी बार है जब राजस्व विभाग पर ही ये सवाल खड़े हुए हैं। इसीलिए चलते ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई कुछ तो वजह है जिसकी वजह से लगातार एक विभाग पे सवाल खड़े हो रहे हैं। राम सूरत राय ने अपने तरफ से तर्क दिया, उन्होंने कहा है कि मैंने वही किया है जो मुख्यमंत्री का निर्देश था। मुख्यमंत्री ने कहा था विधायकों की बात माने, और विधायक अगर हमसे आग्रह करते हैं कि भाई हमारी उम्मीद, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि 4 मंत्रियों ने भी उन पर दबाव डाल के अपने पसंद के सीईओ को अपने जिले में ले जाने की कोशिश की है। वो बोले कि समय आने पर मैं पूरे नाम की सार्वजनिक करने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर सत्ताधारी दल के विधायक हो या विपक्ष के विधायक हो, उन्होंने अगर नियमों को ताक पर रख कर अगर
अपने चहेते अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग कराया, तो इसके पीछे भी कोई बड़ी वजह हो सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भू माफिया जबरदस्त रूप से विभाग में हावी है और बिहार में अपने पसंद नापसंद के अधिकारियों को रखना चाहते हैं, अधिकारियों को हटाना चाहते हैं। उन लोगों का भी दबाव हमारे ऊपर रहता है, लेकिन मैं उनके दबाव को नहीं मानता और शायद तमाम लोगों के षड्यंत्र के बीच में मैं घिर गया और मेरे ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन बिल्कुल, और आने वाले वक्त में जब इस फैसले को एक बार फिर से लाया जाएगा कि किन किन अधिकारियों का तबादला कहां कहां हो रहा है, उस वक्त भी ये गर्माहट महसूस की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए आपका। तबादला पहला मुद्दा नहीं है जिसको लेकर बीजेपी और जेडीयू में टकराव नजर आ रहा हो। मुद्दों की लंबी फहरिस्त है, जरा उन फहरिस्तों को भी जानना जरूरी है जिस पर जेडीयू और बीजेपी दोनों बटे हुए नजर आते हैं। इन मुद्दों पर जेडीयू सरकार में अपने सहयोगी बीजेपी से दूर और विरोधी आरजेडी के करीब नजर आता है। टकराव का पहला मुद्दा एनडीए का नेतृत्व। बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार 2025 तक सीएम बने रहेंगे। जेडीयू का कहना है कि नीतीश कुमार का विकल्प ही कोई और नहीं है, वो अगर मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा कोई तो सिर्फ नीतीश कुमार। हाल ही में जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश के नेतृत्व का एनडीए में कोई दूसरा विकल्प नहीं है, यानी जब तक एनडीए तब तक नीतीश कुमार ही उसके नेता, और इस पर किसी को कोई गलतफहमी होनी ही नहीं चाहिए। टकराव के अगर दूसरे मुद्दे की बात करें तो केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम, जिस स्कीम का विरोध शुरू हुआ तो इसमें जेडीयू भी शामिल नजर आया। इसके नेताओं ने भी कहा कि विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार को मुद्दे पर दोबारा विचार करना चाहिए। टकराव का तीसरा मुद्दा बिहार को विशेष राज्य के दर्जे का। जेडीयू बार बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग करती है, तो बीजेपी का कहना है कि जब केंद्र सरकार ने बिहार को बड़ा पैकेज दे दिया तो विशेष राज्य के दर्जे की मांग करना ठीक नहीं है। टकराव का चौथा मुद्दा हिंदुत्व। बीजेपी हिंदुत्व के पक्ष में है तो जेडीयू उग्र हिंदुत्व का विरोध करती है। जेडीयू का कहना है कि राज्य में ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे राज्य का माहौल खराब हो जाए। हाल ही में जब यूपी सरकार लाउड स्पीकर पर बैन लगाती नजर आई तो बिहार में भी बीजेपी के नेताओं ने यूपी की ही तर्ज पर लाउड स्पीकर पर बैन की मांग की, लेकिन जेडीयू ने इस मांग को खारिज कर दिया। जेडीयू ने इसे माहौल खराब करने की कोशिश बताया। टकराव का छठा मुद्दा जातीय जनगणना। जेडीयू शुरुआत से ही जातीय जनगणना के समर्थन में रही है और नीतीश सरकार ने कैबिनेट से प्रस्ताव भी पारित कर जातीय जनगणना की प्रक्रिया शुरू कर दी, लेकिन बीजेपी ने मुस्लिमों की भी जातीय जनगणना कराने की मांग कर दी। हाल ही में हज हाउस को लेकर भी विवाद शुरू हुआ। जेडीयू हज हाउस का समर्थन कर रही है तो बीजेपी इसके विरोध में और इसे संतुष्टिकरण की राजनीति का विषय मान रही है। समान नागरिकता पर भी जेडीयू और बीजेपी में टकराव है। बीजेपी हर हाल में पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग करती है, जबकि जेडीयू इसका विरोध कर रहा है। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति की बात कर ली जाए तो कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी दोनों ही दलों में आपको टकराव नजर आ जाएगी। बीजेपी नेता बार बार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं, इसमें सुधार की जरूरत पर जोर देते हैं, तो जेडीयू हमेशा ये कहती रही है कि कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है। जीरो टॉलरेंस की बात हमेशा कही जाती है। लव जिहाद और धर्मांतरण विरोधी कानून पर भी दोनों ही पार्टियों की राय बटी बटी नजर आती है। बीजेपी लव जिहाद और धर्मांतरण विरोधी कानून के समर्थन में है तो जेडीयू खुले तौर पर इसका विरोध कर रहा है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी ये कह चुके हैं कि वैचारिक तौर पर जेडीयू आरजेडी के करीब है, लेकिन व्यवहारिक तौर से दोनों ही अलग हैं। और चलिए सीधे हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त पटना से जुड़ चुके हैं। आनंद, और ऐसे तमाम चीजों पर जिस पर हम अपने सहयोगी से जुड़कर बातचीत भी कर रहे थे कि ये पहला कोई विषय नहीं है और ये आखिरी भी नहीं है, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन इस बार जब विभाग की तरफ से बदलाव किया गया, मुख्यमंत्री ने इस पर रोक लगाई है, तो देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या असर नजर आता है। रुक कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर का। गोपालगंज से यह खबर आ रही है जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बरौली थाना क्षेत्र के सिवान सरफरा रोड पर एक ट्रक का स्टीयरिंग फेल हो गया, जिसके बाद देखिए कैसे ये ट्रक जो है वो पेड़ पे जाकर अटक जाती है और पेड़ से अटकने की वजह से इसमें ड्राइवर फंस जाता है। हालांकि बाद में
स्थानीय लोगों की भीड़ियां इकट्ठा हो गई। ट्रक ड्राइवर देखिए कैसे ट्रक में फंसा हुआ है। क्रेन और जेसीबी की मदद से ट्रक के केबिन को तोड़ा गया और बाद में इस ड्राइवर को बाहर निकाला गया। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर केबिन में ड्राइवर जख्मी होकर फंसा हुआ दिख रहा है। और बड़ी जानकारी इस वक्त ये आ रही है कि ड्राइवर जो इस वक्त तस्वीरों में आपको फंसा हुआ दिख रहा है, इसे निकालकर अस्पताल तो पहुंचाया गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी। सिवान सरफरा रोड पर यह हादसा होता है और ड्राइवर की मौत हो चुकी है। तो हादसे के बाद ये ट्रक जाकर पेड़ से टकरा गई थी और ट्रक ड्राइवर फंस चुका था, जिसे बाद में क्रेन और जेसीबी की मदद से स्थानीय लोगों के प्रयास से बाहर निकाला गया कड़ी मशक्कत के बाद, लेकिन अब उसकी मौत हो चुकी है। सिवान से लदी ट्रक एल्वेस्टर सिवान से बाढ़े की तरफ जा रहा था, जिसमें जोरदार टक्कर पंचायत भवन के पास पकड़ी में हुआ, जिसमें ड्राइवर फंस गया था। उसमें प्रशासन को हम लोग कॉल करके प्रशासन के द्वारा हेल्प लिया गया और पूरे ग्रामीणों के द्वारा चालक ड्राइवर को निकाला गया ट्रक से। और इस वक्त की बड़ी खबर वैशाली से आ रही है, जहां बारात के दौरान मारपीट में युवक की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों में आक्रोश और नाराजगी साफ तौर पर नजर आई। डांस को लेकर बारात में मारपीट की शुरुआत होती है। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के कीरतपुर स्थित राजाराम गांव की है। बताया जा रहा है कि बारात में डांस को लेकर विवाद शुरू हुआ था। मारपीट की जाती है युवक के साथ और इस कदर इस युवक की पिटाई की जाती है कि इसकी हालत बिगड़ गई। परिजनों ने आनन फानन में युवक को अस्पताल तो जरूर पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई और फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बच्चा लोग डांस करने के लिए मारपीट किया। उसके बाद मारपीट खत्म हो गया तो 2 बजे रात के सुरेंद्र राय का बेटा, गणेश राय का बेटा और 20 से 25 अज्ञात लोग आए मेरे दरवाजे पर। दरवाजा मान की कस के मारे हम बाहर निकले, मेरा पत्नी बाहर निकली, चुटकी पकड़ के उठा के जमीन पर गिरा दी। औरंगाबाद में शादी समारोह के दौरान फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो जो है ओबरा थाना क्षेत्र का बताया जाता है। ये वीडियो जहां ऑर्केस्ट्रा में सिरफिरा युवक लगातार देखिए फायरिंग कर रहा है। वीडियो में फायरिंग कर रहे युवक की पहचान दिलीप चौधरी के रूप में की गई है, जो ओबरा का ही रहने वाला है। स्थानीय पुलिस ने फायरिंग कर रहे युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश में छापेमारी जारी है। बड़ी खबर वैशाली से, जहां पुलिस ने आम के बीच छिपाकर रखे गए 500 कार्टन शराब को जब्त कर लिया है। गंगा ब्रिज थाने के पुलिस ने हिलालपुर गांव के पास कार्रवाई करते हुए शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस और एंटी लीकर टास्क फोर्स ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की थी और यूपी नंबर के ट्रक में छिपाकर शराब लाई जा रही थी, जिसे जब्त किया गया और तकरीबन 50 लाख से अधिक की इसकी कीमत बताई जा रही है। एलटीएफ टीम और गंगाब्रिज थाना के सहयोग से एक गाड़ी हिलालपुर में पकड़ा गया था। ट्रक 6 चक्का ट्रक था, यूपी नंबर का ट्रक था। सूचना थी कि इसमें शराब जा रहा है, तो जब ट्रक पकड़ा तो इसमें आम लदा हुआ था। आम के अंदर में शराब छिपाया हुआ था। हरियाणा रेलवे शराब है, करीब 4400 कुछ लीटर शराब पकड़ा है उसमें, अंग्रेजी शराब। और स्थानीय ही 2 कारोबारी उसमें पकड़े गए हैं। कितना कार्टून हुआ था लगभग? कार्टून उसमें टोटल। भागलपुर के नौगछिया में आरोपी वरुण कुमार के भतीजे को गोली मारने की घटना ने अब तूल पकड़ लिया है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस की कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। थाना प्रभारी की पिटाई कर उनका सिर फोड़ दिया गया। ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हुई। ग्रामीण गोली चलाने वाले थाना प्रभारी और पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस वक्त हालात को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है गांव में। घटना के बाद ग्रामीणों का आक्रोश देखा जा रहा है। आज मोहब्बत और कुर्बानी का त्योहार बकरीद देश भर में मनाया जा रहा है। राजधानी पटना में भी सैकड़ों की संख्या में मौजूद नमाजियों ने नमाज अदा की। वहीं बकरीद को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा सहित तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखे गए थे। देखिए पटना से हमारी सहयोगी ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। देश
भर में ईद उल जुहा यानी कि बकरीद मनाई जा रही है। राजधानी पटना की बात करें तो राजधानी पटना के गांधी मैदान में भी ज़कात की 2 रकात नमाज पढ़ी जा रही है। आप सीधे तौर पर तस्वीरों में देखिए कि खास तौर पर आज के दिन के लिए गांधी मैदान में ईदगाह बनाई गई है ताकि नमाजियों को कोई दिक्कत ना हो, और तमाम जो जिला प्रशासन है उसकी तरफ से व्यवस्था की गई है, चाहे वो गर्मी को देखते हुए पीने का पानी हो या फिर सुरक्षा के लिहाज से तमाम व्यवस्थाएं जो है वो दिखेगी। ईद के बाद बकरीद जो है वो मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार होता है, इसे कुर्बानी के त्यौहार के तौर पे भी जाना जाता है। तो साफ तौर पर देखिए जो तमाम लोग हैं वो गांधी मैदान में इकट्ठा हुए हैं, ज़कात की जो नमाज है उसको पढ़ रहे हैं, और साफ तौर पर अब देखिए जो भाईचारे का संदेश देने की कोशिश की जा रही है। अगर हम बात करें ईद के बाद जो है ये मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार होता है, तो ऐसे में कोरोना के बाद ये साफ तौर पर ये कोरोना के बाद पहली बार है जब इस तरीके से लोग जो हैं बकरीद के मौके पर एक साथ जुटे हैं, अपने परिवार के साथ लोग यहाँ पर आए हैं और काफ़ी खुशी के साथ इस परिवार के साथ मना रहे हैं इस त्यौहार को। न्यूज़ 18 के लिए ऋतुरोहिणी, पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।